साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत अपन ने कोशिकांगों तक काम को कंप्लीट कर लिया था। कोशिकांगों के बाद अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना आप, बहुत ही इजी टॉपिक है। केंद्रक क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेंटर या पावर है एक तरीके से सेल का। न्यूक्लियस के बारे में विस्तार से जानेंगे, और न्यूक्लियस के साथ साथ में क्रोमोसोम को भी पढ़ना है। एक वीडियो में आ जाएगा तो आज ही बना लेंगे, और नहीं आएगा तो फिर क्रोमोसोम के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। बाकी न्यूक्लियस अभी अपन शुरुआत करते हैं। आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं, समस्या आती है वो। बाकी तो ऐसे तो फिर कोई अंत नहीं है बातों का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे आगे जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलाएंगे अपन, उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है। लाइक डिसलाइक करें आपकी मर्जी, परंतु सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एक आधा वीडियो भी फायदा करता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप इसको टाइमली देख लें। खैर, शुरू करते हैं टॉपिक को। न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस की खोज से संबंधित मेरे हिसाब से सबको याद है, ये बात बीच बीच में और भी आपको मैंने याद दिला दी थी। केंद्रक की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831। किस में करी? ऑर्किड जो प्लांट है, ऑर्किड प्लांट की जो रूट है उसकी सेल में देखा कि एक सेल के बीच में एक गोलाकार राउंडेड संरचना नजर आती है, जिसे केंद्रक कहा। ठीक है, ये ऐसे नजर आती है, लेकिन शुरुआत में इसको केंद्रक नहीं कहा गया। शुरुआत में जब रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट रूट सेल का देखा तो उसने सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को क्या बोला? एरियोला का। क्या कहा? एरियोला का। इसी एरियोला को बाद में क्या कहा गया? न्यूक्लियाई या कैरियोन, और अब कहते हैं न्यूक्लियस। इस कैरियोन के कारण से ही केंद्र के अध्ययन को कहा जाता है कैरियोलॉजी। ठीक है जी। न्यूक्लियस लगभग सभी सेल में प्रेजेंट है, परंतु कहां एब्सेंट है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एब्सेंट है आरबीसी। किसकी? मैमल्स की। और सीवी ट्यूब में। सीवी ट्यूब आपको नाम याद आ रहा है क्या? चालनी नली का। कहां होती है? चालनी नली का एक फ्लोएम का पार्ट होती है। अपन ने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था प्लांट का, तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था। फ्लोएम में 4 कोशिकाएं थी, मिलकर फ्लोएम बनाती हैं, 4 टिश्यू मिलकर। चालनी नलिकाएं थी, उसकी 6 कोशिकाएं थी। फ्लोएम पैरेन्काइमा था और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा था। तो जो चालनी नलिकाएं होती हैं और जो मैमल्स होता है, स्तनधारी होता है, उनकी आरबीसी है, उनके अंदर क्या एब्सेंट होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो प्रोकैरियोट जीव हैं, उन प्रोकैरियोट के अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसको केंद्रक नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रो टाइप का है। प्रो का मतलब एक आदिम प्रकार का है, पुरातन प्रकार का है, एडवांस नहीं है। इसलिए इस न्यूक्लियस को जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, या उसको बोल सकते हो प्रोकैरियोन, या उसको बोल सकते हो जीनोपोर। ठीक है, जीनधर। ये कुछ नाम आप दे सकते हो जब आप बात करें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की। ये सारे आपको याद है, ये याद रखें, ये याद अलग से रखना आपको। ये अलग नाम है, थोड़ा सा यूनिक है, इसको अंडरलाइन कर ले। अब जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर कहाँ? ये अपन ने जब सेल की स्ट्रक्चर देखी तो देख लिया था। इसका डायमीटर की बात करें कि न्यूक्लियस है, उसका डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो ये भी कोई याद रखने वाली बात नहीं है। कैसे? 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक।
एक शब्द आता है न्यूक्लियस से संबंधित जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तथा जो साइटोप्लाज्म है के आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्योंकि केंद्रक और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसका अंदर एक जो होता है निश्चित अनुपात होता है, या बोल सकते हैं कि केंद्रक के अंदर भी जो केंद्रक द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है उसका एक निश्चित अनुपात होता है। वो अगर अनुपात बिगड़ता है तभी सेल डिवीजन होता है। तो हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने इस अनुपात को एक निश्चित फॉर्मूले से बताया, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एनपी बराबर होता है VN/VC - VN, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के वॉल्यूम में न्यूक्लियस का जितना आयतन है उसमें भाग दे दिया जाए किसका? जो साइटोप्लाज्म का आयतन है उसमें से क्या घटाकर, न्यूक्लियस का आयतन है वो घटाकर जितनी संख्या है उसका भाग देते हैं, तो वो क्या आता है? एनपी आता है। अब ये एनपी का अनुपात एक निश्चित है। ये अनुपात जैसे ही बिगड़ता है, ये अनुपात जैसे ही डगमगाता है, वो अनुपात बिगड़ते ही सेल डिवीजन को चली जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कब बदलता है? जब सेल को डिवीजन करना होता है। आपको पता ही है, जैसे मान लो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब जब सेल में विभाजन होना होता है, कोशिका विभाजन होना होता है, तो यहां पर डीएनए है वो एस फेज के अंदर डबल हो चुका होता है, G1 S G2 और फिर जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज हैं। तो यहां पर S के अंदर डीएनए डबल हो गया। जैसे डबल हो गया, अब क्या करेगा? ये डिवीजन होना चाहेगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस का अनुपात बढ़ गया। तो न्यूक्लियस का जैसे ही अनुपात बढ़ा तो साइटोप्लाज्म का ये अनुपात, ये न्यूक्लियस का अनुपात, इसमें बैलेंस बिगड़ गया। जैसे बिगड़ गया वैसे सेल डिवीजन को चली जाती है, और फिर उसी अवस्था में नहीं रहती, और कुछ समय बाद में इसका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, और इस प्रकार से एक सेल का विभाजन होकर उससे 2 सेल बन गई समसूत्री विभाजन से। ठीक है। संख्या की बात करें, न्यूक्लियस कितने होते हैं? तो सामान्यतः तो एक ही मिलेगा, परंतु एक से लेकर कई हो सकते हैं। एक भी मिले, कई सेल के अंदर 2 भी होते हैं, कई सेल ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर बहुत संख्या में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर हो सकती है। अब देखो, केंद्र की अगर जहां तक डिटेल में बात करते हैं तो केंद्र की संरचना को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र की संरचना को जानना बहुत जरूरी है। केंद्र की संरचना कैसी होती है उसके बारे में आपको समझना है। देखो, तो टॉपिक लेते हैं स्ट्रक्चर। केंद्र की संरचना के अंदर एक एक पॉइंटों को लेते हैं। 4 पॉइंट प्रमुख हैं। सबसे पहला देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर क्या होगी भाई? केंद्र के सबसे बाहर क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ठीक है। एक क्या होता है, न्यूक्लियस में कई बार न्यूक्लियोलस भी होता है, केंद्रिका भी। और तीसरे नंबर पर क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और चौथे नंबर पर इसके अंदर जितना भी तंतु रूप में जो फैला हुआ है डीएनए, आरएनए, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। टोटल 4 चीजें हो गई केंद्र के अंदर। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक क्रोमेटिन मटेरियल। अगर मैं मान लो ये केवल अकेले केंद्र की बात करूं तो ये केंद्र किस प्रकार से हो गया, ये उसके ऊपर मेम्ब्रेन हो गई। केंद्र की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये केंद्रिका मान लो, ये थोड़े से छिद्र है यहाँ पर, पोर टाइप स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर। ठीक है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा पड़ा ये, और बाकी क्या है? डीएनए, आरएनए, इस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित है। ये संरचना होगी। सबसे बाहर क्या होगी? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होगा? केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन जाल। एक एक को समझना बहुत शानदार टॉपिक है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो केंद्र की जो झिल्ली होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम तो मोटी, याद करने की जरूरत नहीं ज्यादा, डबल होती है, ये याद रखने वाली बात है। अब दो तो अपने क्या आए थे, कोशिकांग थे जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली है, उन कोशिकाओं का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और हैप्लॉइड, और एक क्या है केंद्रक जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली है। ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली हो गई, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, और इसके अंदर बीच का जो स्थान बच गया उसको बोल दिया परिकेंद्र की अवकाश, मतलब दो झिल्लियों के बीच में जो अवकाश है उसको। और ये पूरी मोटाई निकल के आती है, ये पूरी मोटाई कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम की होगी। इसके ऊपर कहीं कहीं छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही जब केंद्रक ने आगे डीएनए से डीएनए बना लिया, डीएनए से आरएनए बना लिया, तो डीएनए आरएनए का मटेरियल इस केंद्रक पोर के द्वारा ही, न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ये कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य से जो आवश्यक चीजें हैं वो जब इनको अंदर जाना होता है, क्योंकि यहां पर प्रोटीन निर्माण होगा कोशिका द्रव्य में, तो प्रोटीन का निर्माण होगा, जो बना हुआ प्रोटीन है उसको कहां जाना है, केंद्रक में जाना है। तो केंद्रक में जाने के लिए प्रोटीन, और केंद्रक से बाहर आने के लिए जो डीएनए और आरएनए है वो किस छिद्र के द्वारा बाहर आते हैं, जिस छिद्र के द्वारा बाहर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। सिंपल सी बात समझ लो कि न्यूक्लियोपोर का काम क्या है कि केंद्रक में कोई जो सामान बचा वो कहां जाना, कोशिका द्रव्य में जाए, और कोशिका द्रव्य से कोई मटेरियल है वो कहां जाए, केंद्रक के अंदर जाए। इसके लिए जगह जगह पर केंद्रक झिल्ली पर छिद्र होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोपोर। दो के बीच में, दोनों झिल्लियों के बीच में डबल मेम्ब्रेन है, दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश प्रेजेंट है उसे क्या कहा, परिकेंद्र की अवकाश, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इस केंद्र की जो बाह्य झिल्ली है उस बाह्य झिल्ली के ऊपर, बाहर की जो झिल्ली है इस झिल्ली के ऊपर एक तो क्या जुड़ा होगा, आपको पता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है, प्लस चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा क्या अटैच रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं राइबोसोम। तो केंद्रक झिल्ली के बारे में आपने कितनी बात याद रखी, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, दोहरी झिल्ली है, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। पोर का काम क्या है, केंद्रक से कोई चीज बाहर निकलती है, बाहर क्या निकलेगा, डीएनए आरएनए, अंदर क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। तो ये सब बाहर निकलने और अंदर आने के लिए जो रास्ता है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस झिल्ली पर जुड़ा रहता है, बीच के स्पेस को परिकेंद्रिक स्पेस बोलते हैं। और राइबोसोम भी चारों तरफ, यहाँ पर ये इस तरह से याद रख लो कि चारों तरफ है इसके ये वाली स्ट्रक्चर जुड़ी होती है केंद्रक झिल्ली के, जिसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इस प्रकार से जुड़ी रहती है। ये हो गई। अब आपको हो गया कि सर के जो है ये झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण देखो इसी ने किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, लिख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करती है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, किस अवस्था में करती है, टीलोफेज अवस्था में। प्रोफेज कोशिका की ये जो अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज कंप्लीट होते हैं मतलब सेल दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई। तो टीलोफेज अवस्था के अंदर ये G1 है, S है, G2 है, इसको मिलाकर इंटरफेज बोलते हैं तीनों को। और ये है एक तरीके से माइटोसिस कंडीशन। तो टीलोफेज कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक झिल्ली का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखें, ये जो न्यूक्लियर पोर है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। छिद्रों में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। और इस पोर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जो एलिमेंट है, ठीक है, पोर कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट एनिमल है इन्हें कहा एन्यूलाई। सामान्यतः ये जो बात आती है वो है एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। नॉर्मली एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर इस प्रकार की देखने को मिलती है, प्लांट्स में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये वाली बात किसके बारे में पढ़ी अपन ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अगला है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रिका एक खोज सबको पता है, बार बार आ गया नाम, फोंटाना। और केंद्रिका नाम किसने दिया ये भी याद रखना, ये याद रखना वोमेन। वोमेन का मतलब बोना आदमी, वोमेन। तो छोटा फोंट छोटे होंगे तो क्या बोना दिखेगा, ऐसे याद रह जाएगा।
अब ये जो केंद्रिका है उसके लिए एक बात याद रखना कि इंटरफेज जो अवस्था है उसके अंदर केंद्रिका एकदम क्लियर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। कब नहीं दिखा देती? प्रोफेज के अंदर, क्योंकि प्रोफेज में क्या हो जाती है, ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। और टीलोफेज के अंदर अपीयर होने लग जाती है, वापस बढ़ने लग जाती है। ये देखो इतना भाग है, उसको एम फेज बोलते हैं, माइटोसिस में होगा। ये पूरी इंटरफेज है, अंतरावस्था, इंटरफेज के अंदर ये G1 है, S है और G2 है। ठीक है। अब देखो यहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब G1 में सारा काम हो गया, एंजाइम तैयार हो गए जो S में काम आने वाले हैं। फिर S फेज में डीएनए का डबल हो गया, प्रतिकृतिकरण हो गया। फिर G2 फेज आती है। यहां पर आने के बाद ये तय हो गया कि अब सेल को डिवीजन करना है। इतना काम है वो 23 घंटे में हो गया और इतने काम में 1 घंटा ही लगता है। फिर तो प्रोफेज के अंदर अब झिल्ली टूटेगी ना, अब धीरे धीरे क्या होगा, डिवीजन होना शुरू होगा तो इसका मतलब झिल्ली टूटना शुरू होगी। तो प्रोफेज के अंदर ये एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है, प्रोफेज के अंदर गायब हो गई। जैसे जैसे डिवीजन कंप्लीट हुआ, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज तक आते आते ये एक सेल है ना, एक सेल आते आते 2 सेल में बढ़ गई। अब तो दोनों सेलों के अंदर फिर से अपीयर हो जाती है और इस पूरी इंटरफेज के अंदर एकदम से साफ दिखाई देती है। तो अगर आपको देखनी है न्यूक्लियोलस केंद्रिका तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी सेल की इंटरफेज अवस्था में एंटर करना पड़ेगा। प्रोफेज में गायब हो जाती है, टीलोफेज में वापस अपीयर हो जाती है। और इसका विस्तृत देखा गया कि संरचना के अंदर, इसके अंदर क्या है कि केंद्रिका है, इसकी संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो केंद्रिका की संरचना में 4 प्रमुख बातें होती हैं। सबसे पहला देखो, एक बोलते हैं इसको फिब्रिलर जोन, तंतुमय जोन, या बोल दिया उसको न्यूक्लियोनेमा। मतलब इस जोन के अंदर क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। तंतु किससे बने होते हैं, आरएनपी के बने तंतु पाए जाते हैं। किस जोन के अंदर, इसमें पाए जाते हैं फिब्रिलर जोन के अंदर। और राइबोसोम का निर्माण यहां होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है कि राइबोसोम का निर्माण कौन से जोन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम का निर्माण होता है फिब्रिलर जोन के अंदर, तंतुमय जोन होता है जिसको न्यूक्लियोनेमा भी बोलते हैं। इसके अंदर किसका निर्माण हुआ, इसके अंदर निर्माण हुआ राइबोसोम का। ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेन्युलर जोन, कणिकामय जोन, जिसका दूसरा नाम है पार्स ग्रेन्युलोसा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए किस अनुपात में, 2:1 में। मतलब 2 भाग अगर प्रोटीन है तो 1 भाग क्या है, आरएनए प्रेजेंट है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोलर राइबोसोम भी कहा जाता है, इस भाग को। ठीक है। राइबोसोम का निर्माण किस में हुआ, फिब्रिलर जोन में। और न्यूक्लियोलर राइबोसोम किस भाग को कहते हैं, ग्रेनुलर जोन को। और तीसरे नंबर पर एक जोन होता है जिसको बोलते हैं एमोर्फस जोन, जिसका नाम है पार्स एमोर्फा। और इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कोल्ड मैट्रिक्स। मतलब अगर केंद्रिका है, उसका कोई तरल जहां भरा होता है, उसके तरल अंदर, केंद्रिका के अंदर जो तरल भाग भरा होता है जिसका नाम मैट्रिक्स है, और उस भाग को क्या कहते हैं, एमोर्फस जोन कहते हैं। और चौथे नंबर पर क्या होता है, केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन तंतु होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। 1 2 4 6 8 10 कितने भी प्रकार, कितनी भी संख्या हो सकती है किसकी, केंद्रिका की संख्या इतनी होती है इनकी। अब देखो ये जो बात हुई ना, इसके अंदर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, इसके अंदर यार ये जो केंद्रिका है इसके अंदर क्या क्या चीजें हो गई, इसके अंदर 80 से लेकर 85% के आसपास तो प्रोटीन, करीबन 10% के आसपास आरएनए, और 5% के आसपास क्या इसमें डीएनए प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के अंदर यहां पर प्रेजेंट है। पूछा जाए कि फंक्शन क्या है, इस केंद्रिका का फंक्शन क्या है, आपको बताना है कि जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम की सब यूनिट
मतलब 30 और 50 यूनिट है उसका निर्माण, राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण कहाँ होता है? इसके अंदर, केंद्रिका के अंदर होता है। या और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो आप सीधा याद रखना, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। जबकि टीआरएनए और एमआरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियस में, जबकि आरआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना। आरआरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियोलस में, तभी आरआरएनए मिलकर तो क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। तो पता ही चल गया ना, यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण इसके अंदर ही होता है। तो इस टॉपिक में आपने क्या जाना, मैं देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है तो मैं 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवाता हूं। केंद्रिका जो है प्रेजेंट किसमें? केंद्रक में। उस केंद्रिका के 4 प्रमुख भाग हो सकते हैं, चारों चीजें मिलकर केंद्रिका बनाती हैं। एक होता है तंतुमय भाग, तो केंद्रिका में जो तंतुमय भाग है वो आरएनपी के बने तंतु होते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। एक होता है कणिकामय भाग, जिसमें प्रोटीन और आरएनए का 2 अनुपात 1 पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोलर राइबोसोम भी कहते हैं। और तीसरा होता है इसका मैट्रिक्स, और चौथा वो भाग जहां पर क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं। चारों मिलकर ही केंद्रिका का निर्माण करते हैं, और इसका फंक्शन क्या हो गया? आरआरएनए या राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 भागों की बात हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन। 2 अपन ने देख लिए, तीसरे भाग को लेते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म है केंद्रक द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म के का दूसरा नाम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं, या इसको कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से ये एक तरल द्रव्य है जो प्लाज्मा के रूप में कहां भरा पड़ा है? न्यूक्लियस के अंदर भरा पड़ा है, केंद्रक में भरा पड़ा है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसका नाम क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। देखो ये न्यूक्लियर मटेरियल भी आया था, अभी न्यूक्लियोलर मटेरियल भी आया था। केंद्रिका के अंदर मटेरियल पाया जाता है क्रोमेटिन का, उसको भी क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। लेकिन अधिकतम मटेरियल कहां पर है? केंद्रिका के अलावा प्रेजेंट है। ये जो क्रोमेटिन शब्द है, ये क्रोमेटिन शब्द दिया गया किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। मतलब जो डीएनए आरएनए का एक अनुपात है, डीएनए आरएनए स्टोन। कोई पूछे सबसे पहले तो ये बताना क्रोमेटिन है क्या? तो क्रोमेटिन बराबर आप लिख सकते हो डीएनए प्लस आरएनए प्लस स्टोन प्लस नॉन स्टोन। तो स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, चारों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? करती हैं क्रोमेटिन का। ठीक है, अब ये जो डिवीजन होता है, कब? सेल डिवीजन। याद रखना बात, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, कि सेल डिवीजन के समय, कोशिका के विभाजन के समय यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, जब का सेल का डिवीजन हो रहा होता है, उस समय यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। साधारणतः अपन बोलते हैं ना कि 46 क्रोमोसोम हैं। तो 46 क्रोमोसोम कब बनते हैं? जब डिवीजन होना होता है। उस समय पहले ये जिस जाड़ के रूप में फैले रहते हैं, उस जाड़ का क्या नाम है? क्रोमेटिन नेटवर्क। अब देखो क्या देखा गया कि जो इंटरफेज अवस्था है, अब इंटरफेज के अंदर तो कोई डिवीजन हुआ नहीं है, इंटरफेज में तो केवल तैयारियां हो रही हैं। अब इंटरफेज है किसका? इंटरफेज में देखा गया कि जो केंद्रक है ना, इंटरफेज में जो केंद्रक है उसको एक क्षारीय अभिरंजन दिया गया, बेस स्टेन दिया गया। उस स्टेन का नाम क्या था? एसिटोकार्मिन। जब आपको इंटरफेज में, किसी इंटरफेज अवस्था में, किसी सेल की अंतरावस्था के अंदर इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में क्या डाला गया? एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन एक क्षारीय अभिरंजक है। तो देखा गया कि सेल में 2 प्रकार के जाड़ बन रहे हैं। उन दोनों प्रकार के जाड़ों को इमिल हेटिज या हेड्स दोनों नाम से बोलते हैं। इनने देखा कि इसको 2 भागों में बांटा गया नेटवर्क को। ये जो नेटवर्क है ना, 2 प्रकार का बन गया। एक को क्या बोला गया? यू क्रोमेटिन, और एक को बोला गया हेट्रोक्रोमेटिन। 2 प्रकार के जाड़ बन गए, एक को बोला गया यू क्रोमेटिन, एक को बोला गया हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो ऐसा क्यों बोला गया कि जब एसिटोकार्बन डाला और स्टेनिंग करके देखा गया तो ऐसा देखा कि सेल के अंदर, केंद्र के अंदर कुछ भाग तो ऐसा है जो कि लाइट हुआ है, अभिरंजित, कम अभिरंजित हुआ है, और कुछ ऐसा भाग है जो कि अधिक अभिरंजित हो गया। तो जो भाग लाइट अभिरंजित हुआ,
जिसमें लाइटिंग अभिरंजित है उसको क्या कहा, यूक्रोमेटिन कहा। जैसे अब इसमें थोड़ा अंतर देखना, देखो जिसमें लाइट स्टेन पाया गया, कम अभिरंजित हुआ, उस पार्ट को कहा यूक्रोमेटिन। सारा है ये क्रोमेटिन नेटवर्क ही, परंतु जब एसिटोकार्बिन देखा तो क्या रिजल्ट आए, जो डार्क रूप से स्टेन हुआ उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब कि इसमें ज्यादा जंजाल है, ज्यादा कंडेंस्ड है ये जबकि कम कंडेंस्ड है। दूसरा, अब कंडेंस्ड की बात करें तो अगर कम कंडेंस्ड है, जमा हुआ एक तरीके से बंधा हुआ, और कोइल्ड कम है तो वो यूक्रोमेटिन है। और लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में देखा कि ज्यादा क्या है, कंडेंस्ड है और ज्यादा कोइल्ड है, ये अंतर देखा जी। तो अब ये अगर ये कम है, कंडेंस्ड है, इसका मतलब जेनेटिकली एक्टिव है ये। तो जेनेटिकली एक्टिव कौन सा था, यूक्रोमेटिन था, जबकि ये क्या है, नॉन एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है एक तरीके से। रेप्लिकेशन जल्दी किस में होगा, जो जेनेटिकली एक्टिव होगा। तो रेप्लिकेशन देखा गया कि रेप्लिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर ज्यादा है, या ऐसा लिख सकते हैं जल्दी है। इसके अंदर रेप्लिकेशन क्या है, कम है। ये कारण पता कर लिए जब क्या डाला, कि इसके अंदर एसिटोकार्बिन डाला गया, क्षारीय अभिरंजन डाला गया। ठीक है, इस आधार पर आपने क्या देखा कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर अंतर देखा। अंदर के कार्य क्या हैं, और कार्य तो आप इतने के बाद में बता ही सकते हो आराम से। पहला कार्य है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कोशिका को कंट्रोल करने वाला सेंटर है ये। केंद्र की क्या करता है, किसी भी सेल के कार्य को, सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि जितने भी टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है केंद्रक। टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा लिख दो, कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। तीसरे नंबर, जो न्यूक्लियोलस है उसमें क्या बन रहा है, राइबोसोम का निर्माण यहां हो रहा है। चौथे नंबर पर क्या ले सकते हो कि दो प्रक्रियाएं हैं, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में बोलो तो प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन। दोनों प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती हैं, दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के इंपोर्टेंट को और इंपोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियस के इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन किया था किसने, किसने किया था, हेमरलिंग ने। किसमें किया था, एसिटाबुलेरिया एल्गी में। और पता लगाया था, एसिटाबुलेरिया एल्गी को ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। इसके अंदर हेमरलिंग ने क्या बताया था कि ये इसके अंदर कंट्रोलिंग काम हो सकते हैं, या ये न्यूक्लियस के काम होते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और न्यूक्लियस निर्माण करता है, न्यूक्लियोलस निर्माण करता है राइबोसोम का, और प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन जैसी दो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं वो केंद्र के अंदर ही संपन्न होती हैं। वीडियो बड़ा बन गया, इसलिए क्रोमोसोम को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक क्रोमोसोम का वीडियो देखने से पहले आप इजीली एक बार मतलब नॉर्मली नोट्स बना लें इसके, न्यूक्लियोलस के, न्यूक्लियस के और केंद्र को अच्छी तरह से याद कर लें। धन्यवाद।